Welcome to Nexa Fiction Channel. The Poison Queen Reborn as a Princess. चैप्टर 9 पांचवी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव। सिंहासन पर बैठे महाराज रुद्रप्रताप आर्यावर्त के चेहरे पर छाया वह सन्नाटा और भी ज्यादा गहरा हो गया था। उन्होंने अपने राजस्चिव की बातों को बीच में ही काट दिया था। उनकी आंखें इस समय बिल्कुल ठंडी और कड़क हो चुकी थीं। उन्होंने अपनी बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बहुत ही सपाट लहजे में कहा, सचिव, यह सब करना जरूरी है। वैसे भी वह हमारी अपनी बेटी है और एक संतान होने के नाते यह उसका पहला फर्ज है कि वह हमारे इस राज्य की और हमारी आने वाली सभी मुश्किलों को अपने हल करे। इसके लिए अगर उसकी बलि भी देनी पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज का यह क्रूर हुक्म सुनकर खड़ा वह राजस्चिव अंदर से पूरी तरह से थरथर कांपने लगा। वह समझ गया था कि कल रात होने वाली उस राजकीय दावत के भीतर राजकुमारी अद्विका की जिंदगी के साथ बहुत ही खौफनाक खेल खेला जाने वाला था। वहीं दूसरी ओर मुख्य राजमहल की सीमाओं से कोसों दूर घने जंगलों के बीच बने एक बहुत ही बड़े सैन्य कैंप के भीतर का नजारा बिल्कुल अलग था। उस टेंट के बिल्कुल बीचों बीच एक नौजवान लड़का अपनी लकड़ी की भारी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी असली उम्र इस समय मुश्किल से 25 साल के आसपास रही होगी। वह दिखने में जरूरत से ज्यादा ताकतवर, लंबा और गजब का पावरफुल नजर आ रहा था। उस लड़के की शख्सियत का रौब इतना ज्यादा भयानक था कि कोई भी उसे पहली नजर में देखकर ही कांप उठे। लेकिन रहस्य की बात यह थी कि उसने अपने इस पूरे चेहरे के ऊपर काले रंग का एक कस्टमाइज्ड मुखौटा लगा रखा था, जिसके कारण उसका असली चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इसके बावजूद उसके आसपास का पूरा ऑरा इतना ज्यादा कड़क और कंपा देने वाला फैला हुआ था कि हवा भी भारी महसूस हो रही थी। उस मुखौटे के भीतर से सिर्फ और खुद उसकी वे जादुई गहरी ऑब्सीडियन ब्लैक आंखें ही बाहर की तरफ सीधे सामने खड़े लोगों पर टिकी हुई थी। उसकी उन काली आंखों के भीतर एक ऐसी अजीब, गहरी और डरावनी कोल्डनेस छाई हुई थी, जो इस दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े बहादुर योद्धा को पल भर में अपनी जगह पर पूरी तरह से जमा देने के लिए काफी थी। उस टेंट के भीतर उस लड़के के ठीक सामने उसकी ही उम्र के 2 और नौजवान लड़के हाथ बांधे खड़े हुए थे। वे दोनों दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम और एलीट नजर आ रहे थे, लेकिन इस समय उन दोनों के चेहरों पर भी एक बहुत ही गहरी चिंता और कड़े भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तभी उन दोनों में से जो पहला लड़का था, जिसका असली नाम वीर था, उसने अपनी मुट्ठियों को भींचा। वह एक कदम आगे बढ़ा और अपने गुस्से को दबाते हुए भारी आवाज में बोला, रुद्रंश, वह जो घटिया और घमंडी राजा रुद्रप्रताप है ना, वह अपनी इन नीच हरकतों से आज भी जरा सा भी बाज नहीं आ रहा है। तुमने अभी अभी उस खूंखार वज्रगढ़ राज्य को युद्ध के मैदान में बहुत ही बुरी तरह से हराया है और उस पूरे राज्य को हमारे कदमों में लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हारी इसी बढ़ती हुई पावर को देखकर वह बुज़दिल राजा अंदर से पूरी तरह से डरा हुआ है। वह तुम्हारी इस ताकत से खौफ खाता है। वीर ने एक कड़वी सांस ली और आगे कहा, इसीलिए उसने कल रात राजमहल के भीतर एक बहुत ही भव्य राजकीय दावत का ढोंग रचा है, ताकि वह इस बहाने तुम्हारे सामने अपनी कोई नई चाल चल सके। इतिहास गवाह है, रुद्रंश, तुम जब भी अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते हो, वह राजा हमेशा तुम्हारी इस जीत की आड़ में महल के भीतर जश्न और दावत का बड़ा नाटक रखवाता है और फिर पीठ पीछे तुम्हारे सिर पर कोई न कोई बहुत बड़ी मुसीबत या कोई साजिश छोड़ देता है। लेकिन इस बार तो उसने हद ही पार कर दी है। वह तुम्हारा सरेआम अपमान कर रहा है। वीर ने टेबल पर हाथ मारा और गुस्से में कहा, अतीत में
कम से कम वह दुनिया को दिखाने के लिए ही सही तुम्हारे कैंप में दफ्तर के जरिए कुछ महंगे कपड़े, सोने के सिक्के और कीमती तोहफे सम्मान के तौर पर भिजवाया करता था। लेकिन इस बार उसने सीधे एक आदेश भिजवाया है और तोहफे के नाम पर एक तिनका तक नहीं दिया है। अगर तुमने इस दावत में जाने से मना किया तो वह राजा तुम्हारे नाम पर कई नई मुश्किलें और बवंडर खड़े कर देगा। वह बहुत चालाक है। वीर की यह पूरी बात सुनकर उसके ठीक बगल में खड़ा जो दूसरा लड़का था, जिसका नाम शौर्य था, वह भी बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। शौर्य ने अपनी नजरें घुमाईं और रुद्रंश की उन काली आंखों में देखते हुए बेहद दबी आवाज में आगे ला, हाँ रुद्रंश, वीर बिल्कुल सच कह रहा है और मैंने अपनी टीम के जरिए राजमहल से यह खबर पता लगाई है कि इस बार का मामला पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर होने वाला है। इस बार उस शातिर राजा रुद्रप्रताप ने तुम्हारे इस बढ़ते हुए रुतबे को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में करने के लिए तुम्हारी शादी अपनी 5वीं राजकुमारी के साथ तय करने का पूरा मन बना लिया है। वह तुम्हें इस शादी के जाल में फंसाना चाहता है। शौर्य के मुंह से जैसे ही शादी और 5वीं राजकुमारी की यह बात निकली, वह लड़का जो पिछले काफी समय से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ बहुत ही खामोशी के साथ उन दोनों की इन सभी कड़वी बातों को सुन रहा था, उसने अचानक एक झटके के साथ अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे इस उपन्यास और इस पूरी कहानी का मुख्य नायक रुद्रंश राठौर था। रुद्रंश राठौर इस पूरे विशाल आर्यावर्त साम्राज्य का सबसे मुख्य और खूंखार महासेनापति था। उसने अपने इस महज 25 साल के भीतर न जाने कितने ही हजारों विनाशकारी और बड़े-बड़े युद्ध अकेले अपने दम पर लड़े थे और इतिहास में आज तक एक भी ऐसा मौका नहीं आया था जब वह युद्ध के मैदान से बिना जीत हासिल किए वापस लौटा हो। पूरे साम्राज्य की जो मुख्य सैन्य शक्ति और लाखों की आर्मी थी, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल रुद्रंश राठौर के हाथों में टिका हुआ था। इसी असीमित सैन्य बल की वजह से महल का वह घमंडी राजा रुद्रप्रताप भी अंदर ही अंदर इस महासेनापति से बहुत ज्यादा खौफ खाता था और दरबार में भी उसे रुद्रंश की हर एक बात को मजबूरी में झुकाकर मानना ही पड़ता था। रुद्रंश की उम्र इस समय पूरे 25 साल की हो चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह थी कि उसने किसी भी लड़की के साथ शादी बिल्कुल नहीं की थी, जबकि इस आदिम दुनिया के कड़े सामाजिक नियमों के मुताबिक हर एक लड़के की शादी मुश्किल से 18 साल की उम्र के भीतर ही करवा दी जाती थी। रुद्रंश के इस समय तक कुंवारे रहने और शादी न करने के पीछे अतीत के हादसे छुपे हुए थे, जिनके बारे में आपको इस कहानी में आगे धीरे धीरे बहुत ही गहराई से पता चलता रहेगा। शौर्य की बात सुनकर रुद्रंश राठौर ने मुखौटे के पीछे से ही अपनी उन गहरे पत्थर जैसी ऑब्सीडियन ब्लैक आंखों को थोड़ा सा सिकोड़ा। इस समय ठीक उसी सेकंड में उसके उन परफेक्ट होठों के ऊपर एक बहुत ही ठंडी, बर्फीली और डरावनी डेविल मुस्कान आ गई। उसका वह जो ब्लैक मास्क था, वह अपनी बनावट में इस कदर कस्टमाइज्ड तरीके से डिजाइन किया गया था कि उस मुखौटे के पहने होने के बाद भी उसकी वे दोनों खतरनाक आंखें और उसके वे गुलाबी होंठ नजर आते थे। इसी वजह से उसके होठों पर आई वह भयानक कोल्ड स्माइल सामने खड़े वीर और शौर्य दोनों ने बहुत ही आसानी से अपनी आंखों से लाइव देख ली। वे दोनों समझ गए थे कि शेर का गुस्सा अब जाग चुका था। तभी पूरे टेंट के सन्नाटे को चीरते हुए रुद्रंश राठौर की वह बेहद भारी, गंभीर और चुंबकीय आवाज गूंजी। उसने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, उस राजा रुद्रप्रताप की, उस राजा की आज भी इतनी ज्यादा हिम्मत बची है कि वह अपनी उस बेटी की शादी जबरदस्ती मुझसे करवाने के हसीन ख्वाब देख रहा है? क्या वह इतनी जल्दी भूल गया?
क्या वह भूल गया कि मुझसे शादी करने की जुर्रत करने वाली उन पहली 3 लड़कियों का आखिरकार क्या भयानक अंजाम हुआ था? रुद्रंश के मुंह से उन 3 लड़कियों का अंजाम शब्द निकला। सामने खड़े वीर और शौर्य दोनों के दोनों दोस्तों के चेहरों का रंग पल भर में पूरी तरह से सफेद पड़ गया। उनके दिमाग के भीतर अतीत की वो यादें घूम गईं। वे बहुत अच्छे से जानते थे कि रुद्रंश राठौर के इस मास्क के पीछे साक्षात काल का वास था। वहीं दूसरी तरफ इन सब ड्रामों से कोसों दूर अपने उस नए खूबसूरत एकांत महल के बेडरूम के भीतर बैठी राजकुमारी अद्विका इस समय बिल्कुल शांत मुद्रा में सोफे पर लेटी हुई थी। उसके हाथों के बीच इस समय उसकी अपनी उन गुप्त दुकानों के बिजनेस की मुख्य बहीखाते की फाइल्स खुली हुई थी। वह अपनी उन हरी आंखों को छोटा किए बहुत ही गहराई के साथ अपने दिमाग के भीतर आने वाले प्रोजेक्ट्स और कामों के लिए नई नई योजनाएं बनाने में पूरी तरह से मसरूफ थी। भले ही अद्विका को खुद बाजार में जाकर दुकानों पर बैठना या वहां का पूरा काम अपने हाथों से संभालना बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखकर अपनी टीम के हेड तक पहुंचाया करती थी। अद्विका की इस बैक टू बैक सक्सेस के पीछे की सबसे बड़ी और मुख्य वजह कोई जादुई पावर नहीं थी, बल्कि उसके वे आधुनिक दुनिया के जीनियस आइडियाज और उसकी वो अद्भुत व्यापारिक समझदारी थी, जो इस पुरानी 16वीं सदी का जमाना होने की वजह से इस दुनिया के किसी भी व्यापारी या अमीर इंसान के पास मौजूद नहीं थी। द पॉइजन क्वीन रीबॉर्न एज अ प्रिंसेस। चैप्टर 10 राज दरबार में पॉइजन क्वीन की पहली झलक। अगली दिन शाम का वक्त हो चुका था। सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और आसमान में हल्की नीली रंगत छा गई थी। इस वक्त अद्विका के नए और खूबसूरत पैलेस के भीतर रोशनी की बहुत ही प्यारी व्यवस्था की गई थी। कमरे के बड़े आईने के सामने अद्विका पूरी तरह से सज-धज कर खड़ी हुई थी। आज की इस रात के लिए उसने हल्के नीले और सफेद रंग का एक बेहद ही आलीशान और कीमती लहंगा पहन रखा था। उस लहंगे के बॉर्डर पर चांदी के चमकीले धागों से बहुत ही बारीक और सुंदर नक्काशी की गई थी। इसके साथ ही उसने अपने बदन पर राजा के द्वारा भिजवाए गए सोने के कीमती गहने भी पहन रखे थे। वे भारी हार, कंगन और झुमके उसके इस नए गोरे बदन की खूबसूरती को कई गुना ज्यादा निखार रहे थे। अद्विका के वे घने, लंबे रेशमी बाल, जो पिछले 1 महीने की अच्छी देखभाल से रेशम की तरह चमक रहे थे, उन्हें भी सोने के बारीक गहनों और मोतियों की लड़ियों से बहुत ही सलीके से सजाया गया था। वे लंबे काले बाल उसकी कमर से होते हुए नीचे तक बहुत ही खूबसूरती से लहरा रहे थे। इस वक्त अद्विका दिखने में एक बहुत ही ज्यादा प्यारी, क्यूट और मासूम राजकुमारी लग रही थी। उसके उस तराशे हुए सुंदर चेहरे पर इस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए एक बेहद ही भोली और मासूम मुस्कान फैली हुई थी। उसने अपनी गर्दन को धीरे से घुमाया और अपने बगल में खड़ी अपनी दासी की आंखों में देखते हुए बहुत ही सहज लहजे में पूछा, मुझे देखकर बताओ, मैं आज इस लिबास में आखिरकार कैसी लग रही हूँ? राजकुमारी का यह सवाल सुनते ही उस दासी ने तुरंत बहुत ही आदर के साथ अपना सिर झुकाया और पूरी सच्चाई के साथ उत्साह से बोली, प्रिंसेस, आप इस सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और आज इस तरह पूरा सजनाद जना होने के बाद तो आपका मुकाबला इस पूरे देश के भीतर कोई भी दूसरी राजकुमारी या रानी चाहकर भी बिल्कुल नहीं कर सकती। आपकी सुंदरता के सामने आज सब फीके पड़ जाएंगे। अद्विका ने अपने होठों को भींचा। उसने आखिरी बार खुद को उस बड़े आईने के भीतर बहुत ही गहराई से ऊपर से नीचे तक देखा। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि आज की इस राजकीय दावत के भीतर बहुत कुछ होने वाला है। उसकी इस नई लाइफ के बहुत बड़े-बड़े और खौफनाक फैसले आज इसी महफिल के बीच सबके सामने लिए जाएंगे। इतना सोचते ही
उस आईने के सामने खड़ी अद्विका के उन गुलाबी होठों पर महज एक सेकंड के लिए एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा स्माइल उभर आई। लेकिन इससे पहले कि कमरे में खड़ी कोई भी दासी या कोई दूसरा इंसान उसकी इस खूंखार मुस्कान को अपनी आंखों से देख पाता, अद्विका ने बहुत ही चालाकी से उसे अपने उसी मासूम मुखौटे के पीछे पूरी तरह से छुपा लिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने लहंगे को संभाला और अपनी दोनों दासियों को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए बहुत ही रौबदार और कड़क कदमों से चलती हुई उस मुख्य दावत की बड़ी इमारत की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर मुख्य राजमहल की सीमाओं से दूर बने एक कमरे के भीतर का माहौल इस समय बहुत ही ज्यादा कड़क बना हुआ था। इस वक्त कमरे के भीतर महासेनापति रुद्रंश राठौर, उसके दोनों सबसे खास कमांडर वीर और शौर्य पूरी तरह से तैयार होकर खड़े थे। आज की इस राजकीय महफिल के लिए उन तीनों ने ही बहुत ही महंगे और कड़क शाही पोशाक पहन रखे थे। वे तीनों ही कदकाठी में इतने ज्यादा लंबे, चौड़े और गजब के हैंडसम लग रहे थे कि अगर इस समय शहर की कोई भी रईस लड़की उन्हें एक नज़र देख लेती तो वह पल भर में उन पर पूरी तरह से फिदा हो जाती। लेकिन रहस्य की बात यह थी कि महासेनापति रुद्रंश के उस चेहरे पर इस वक्त भी वही पुराना काले रंग का मुखौटा लगा हुआ था जो उसकी रहस्यमयी पहचान को छुपाए रखता था। लेकिन वह इस वक्त पहने हुए काले रंग के कीमती कपड़ों के भीतर इतना ज्यादा कड़क, रौबदार और डैशिंग लग रहा था। शौर्य ने आगे बढ़कर रुद्रंश के उस कंधे पर अपना हाथ रखा। उसने उसकी उन चमकीली काली आंखों में देखते हुए बहुत ही गंभीर लहजे में आखिरी बार पूछा, रुद्रंश, क्या तुमने पूरी तरह से सोच लिया है? क्या तुम सचमुच आज रात की उस दावत के भीतर शामिल होने के लिए जा रहे हो? तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर तुम आज वहां गए तो वह शातिर और घमंडी राजा रुद्रप्रताप पूरे दरबार के सामने तुम्हारी शादी उस 5वीं राजकुमारी के साथ जबरदस्ती फिक्स कर देगा। वह तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा। रुद्रंश के उन कड़े होठों पर मुखौटे के पीछे एक बेहद ठंडी और बर्फीली मुस्कान आई। उसने अपनी उस भारी, चुंबकीय आवाज में सीधे शब्दों में जवाब दिया, शौर्य, हमें अपनी रणनीति को कामयाब बनाने के लिए कुछ समय तक और उस राजा की इन फालतू बातों को मजबूरी में मानने का नाटक करना ही होगा। सही समय आने पर मैं उसका पूरा घमंड तोड़ दूंगा। चलो अब। रुद्रंश का यह आखिरी फैसला सुनकर शौर्य और वीर ने आगे कोई बहस नहीं की। वे दोनों शांत हो गए। वे तीनों एक साथ बहुत ही कड़क कदमों से चलते हुए बाहर आए और खड़े अपने अपने सबसे तेज और मजबूत अरबी घोड़ों के ऊपर सवार होकर तेजी से उस मुख्य राजमहल की तरफ चले गए। कुछ ही देर के लंबे सफर के बाद उन तीनों के घोड़ों का वह दस्ता सीधे मुख्य राजमहल के फाटकों के सामने आकर रुका। फाटक पर खड़े शाही पहरेदारों ने जैसे ही महासेनापति रुद्रंश और उनके इन दोनों खूंखार कमांडरों को अपने सामने देखा, उनके शरीरों में डर के मारे एक बहुत ही तेज कंपन छूट गई। उन्होंने बिना एक सेकंड की भी देरी किए तुरंत महल का वह भारी दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। आखिरकार इस पूरे आर्यावर्त साम्राज्य के भीतर उन 3 जिंदा शैतानों से सरेआम पंगा लेने की हिम्मत भला किस मामूली सिपाही के भीतर हो सकती थी। मौत का दूसरा नाम थे वे तीनों। वहीं दूसरी तरफ राजमहल का वह सबसे बड़ा और भव्य मुख्य दावत कक्ष इस समय साक्षात जन्नत की तरह पूरी तरह से महक रहा था। पूरे विशाल हॉल को दुनिया के सबसे सुंदर सुगंधित फूलों, रेशमी पर्दों और महंगी लाइट्स की रोशनी से बहुत ही आलीशान तरीके से सजाया गया था। हॉल के बीचों बीच संगमरमर के फर्श के ऊपर बहुत सारी मखमली मसंदे और शाही सीटें कतारों में लगाई गई थी। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग, राज्य के बड़े बड़े अभिमानी राजकुमार, घमंडी राजकुमारियां, राजा की रखैलें
और इस सल्तनत के कई मुख्य बड़े अधिकारी और मंत्री पूरी गरिमा के साथ अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन इस बार की इस राजकीय दावत में पूरे राज्य के सभी आम लोगों या छोटे जमींदारों को आमंत्रित बिल्कुल नहीं किया गया था। यहाँ सिर्फ और खुद इस रॉयल फैमिली के सदस्य और इस राज्य के कुछ बेहद खास, चुनिंदा और महत्वपूर्ण बूढ़े मंत्रियों को ही महाराज के हुक्म पर बुलाया गया था। चारों तरफ केवल गपशप का शोर चल रहा था। तभी अचानक उस पूरे बड़े हॉल के भीतर बैठे हुए लोगों के बीच एक बहुत ही तेज हलचल और शोर मच गया। वहां बैठे राजकुमार और मंत्री की नजरें एक झटके के साथ घूमकर सीधे मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ चली गईं। हॉल में बैठा हुआ हर एक इंसान बिना अपनी पलकें झपकाए बिल्कुल एकटक होकर सीधे उसी दरवाजे के रास्ते को निहारने लगा, जहां से इस समय पूरे दरबार की हवा को महकाती हुई साक्षात किसी स्वर्ग की अप्सरा से भी कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत और नाजुक लड़की बहुत ही रौबदार और शांत कदमों से चलती हुई अंदर चली आ रही थी। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी अद्विका थी। सच तो यह था कि असली अद्विका अपने पिछले 15 सालों के पूरे जीवन में कभी भी महल की ऐसी बड़ी राजकीय दावतों या महफिलों के भीतर शामिल बिल्कुल नहीं हुई थी। वह हमेशा अंधेरे में रहती थी। इसी वजह से आज इस दरबार के भीतर मौजूद जितने भी बड़े बड़े राजकुमार, रानियां और अधिकारी बैठे थे, वे सब के सब इस लड़की के इस अद्भुत रूप को देखकर पूरी तरह से अनजान थे। वे उसे जानते तक नहीं थे। और सबसे बड़ा कारण यह था कि इस पिछले 1 महीने के भीतर अच्छी दवाओं और डाइट की वजह से अद्विका का पूरा शरीर और उसका निखार इस कदर पूरी तरह से बदल चुका था कि अगर अतीत में कभी किसी दासी या भाई बहन ने उसकी वो बदहाल सूरत देखी भी होगी, तो आज उसके इस दैवीय रूप को देखकर उसे पहचान पाना उनके बस की बात भी बिल्कुल नहीं थी। वह पूरी तरह से एक महारानी की तरह नजर आ रही थी। दरबार में बैठा हुआ हर एक पुरुष इस समय केवल अद्विका की इस कुदरती खूबसूरती के जादुई नशे में पूरी तरह से खो चुका था। लेकिन ठीक उसी पल उस पूरी सम्मोहित भीड़ के बीच हॉल के एक दूसरे सीट पर बैठी हुई एक लड़की, जिसने सुरक्षा के लिहाज से अपने पूरे चेहरे और मुंह को एक बहुत ही गाढ़े काले रंग के कपड़े और नकाब से बहुत ही मजबूती के साथ ढक रखा था। वह बहुत ही गहरी नजरों के साथ अचरज और भयानक सदमे के मारे सीधे अद्विका के उसी चेहरे को घूर रही थी। उस काले नकाब के पीछे छिपी हुई उन आंखों के भीतर इस समय अद्विका को देखकर एक बहुत ही भयानक गुस्सा, जानलेवा नफरत और अंदर ही अंदर जलने वाली जलन के सारे भाव बहुत ही साफ साफ महसूस किए जा सकते थे। वह आंखों से ही अद्विका के टुकड़े कर देना चाहती थी। यह काले कपड़े पहने हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि इस महल की वही सबसे घमंडी और पसंदीदा तीसरी राजकुमारी मानसी थी, जिसका पूरा खूबसूरत चेहरा ठीक 1 महीने पहले अद्विका के उस जहरीले पाउडर की वजह से पूरी तरह से झुलस कर बदसूरत हो चुका था। अपने उसी खराब हो चुके चेहरे और उन बदसूरत काले दागों को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए ही आज मानसी को इस इतनी बड़ी शाही दावत के भीतर भी इस कदर अपना मुंह पूरी तरह ढककर नकाब पहनकर आना पड़ा था। पिछले पूरे 1 महीने के भीतर उसके इस चेहरे की खराबी और उसकी इस बदसूरती की वजह से महल की पीठ पीछे दासियों और रसोइयों के बीच उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती और थू-थू हो चुकी थी। सब उसका मजाक उड़ाते थे। इसी अपमान की आग में जलती हुई मानसी जब आज अपने बिल्कुल सामने उसी मनहूस अद्विका को इस कदर एक आलीशान नीले लहंगे में सोने के गहनों से सजी हुई और इस कदर असीमित सुंदर रूप में दरबार के भीतर आते देखा, तो उसके सीने के भीतर जलन और प्रतिशोध का एक बहुत ही भयानक ज्वालामुखी फट पड़ा।
वह गुस्से के मारे अंदर ही अंदर कांपने लगी थी। अद्विका वह जैसे ही कालीन पर आगे बढ़ी, उसे अपने ऊपर मानशी और उसके सौतेले भाई बहनों की तरफ से आ रही वह जहरीली जलन और नफरत से भरी हुई नजरें बहुत ही साफ साफ महसूस हो रही थी। लेकिन अद्विका ने अपने चेहरे के उस मासूम और भोले मुखौटे को जरा सा भी हिलने नहीं दिया। उसने अपनी उन गहरी हरी आंखों को बिल्कुल शांत रखा और दरबार के उन सभी बड़े बड़े राजकुमारों के घमंड को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वह बहुत ही शान से चलती हुई सीधे आगे बढ़ गई। महल की जो नई नौकरानी उसके साथ आई थी, उसने बहुत ही अदब के साथ आगे बढ़कर अद्विका को इशारा किया। महाराज के आदेश के मुताबिक आज अद्विका को सबसे आगे की कतार में लगी हुई मुख्य पहली सीट के ऊपर बैठना था। द पॉइजन क्वीन रीबॉर्न एज अ प्रिंसेस। चैप्टर 11 महासेनापति की पहली नजर। उस विशाल और आलीशान दावत हॉल को शाही नियमों के मुताबिक 2 बड़े हिस्सों में पूरी तरह डिवाइड किया गया था। हॉल के एक तरफ सिर्फ राज्य की बड़ी बड़ी रानियां, राजकुमारियां बैठी हुई थीं और ठीक दूसरी तरफ सभी पुरुष, राजकुमार और मुख्य सेनापति बैठे हुए थे। दरबार के भीतर बैठे बहुत सारे राजकुमार और सौतेले भाई बहन अद्विका को आज भी अंदर ही अंदर गहरी नफरत और तिरस्कार भरी नजरों से लगातार देख रहे थे। लेकिन इस बार महाराज रुद्र प्रताप का शाही आदेश लागू होने की वजह से पूरे हॉल के भीतर किसी भी एक घमंडी इंसान की इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो पा रही थी जो आगे बढ़कर अद्विका को जरा सा भी परेशान करने की जुर्रत दिखा सके। सब अपनी सीमाओं में बंधे थे। अद्विका भी बेहद शांत और स्थिर बैठी हुई थी। वह अपने दिल के भीतर आने वाले बहुत बड़े तमाशे और इस दावत के असली खेल का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी। लेकिन इस वक्त दुनिया की नजरों को पूरी तरह धोखा देने के लिए उसने अपने उन सुर्ख गुलाबी होठों पर एक बेहद ही प्यारी, कोमल और मासूम मुस्कान सजा रखी थी। उस चेहरे के सीधे और भोले हाव भाव को देखकर दरबार में बैठा हुआ हर एक इंसान यही सोच रहा था कि वह सचमुच एक बहुत ही भोली भाली, नादान और मासूम लड़की है जिसे इस कूटनीति की दुनिया का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। वह अपने इस मुखौटे के पीछे पूरी तरह सुरक्षित बैठी थी। अभी दरबार का वह माहौल बिल्कुल शांत चल ही रहा था कि तभी अचानक मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ से एक बार फिर बहुत ही तेज और जबरदस्त शोर मच गया। हॉल के बाहर तैनात उद्घोषक की कड़क आवाज गूंज उठी, सावधान! महासेनापति रुद्रंश राठौर पधार रहे हैं। उसका नाम सुनते ही पूरे हॉल के भीतर फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी राजकुमारों और मंत्रियों की नजरें झटके से दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। तभी मुख्य बड़े दरवाजे से महासेनापति रुद्रंश राठौर ने अंदर कदम रखा। उसके एक तरफ उसका कमांडर वीर चल रहा था और दूसरी तरफ उसका दूसरा दोस्त शौर्य खड़ा था। वे तीनों ही अपने ब्लैक आउटफिट में साक्षात काल के साए की तरह बेहद कड़क, रौबदार और डैशिंग कदमों से चलते हुए हॉल के भीतर दाखिल हुए। वे तीनों बहुत ही शान से अपनी तय की गई सीटों पर बैठ गए। इस वक्त महासेनापति रुद्रंश राठौर जिस मुख्य सीट के ऊपर बैठा हुआ था, वह सीट सीधे तौर पर अद्विका के बिल्कुल सामने वाली कतार में स्थित थी। दोनों के बीच महज कुछ ही दूरी का फासला था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जब से रुद्रंश ने इस हॉल के भीतर अपने कदम रखे थे, तब से लेकर अब तक अद्विका ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर उसकी तरफ एक नजर भी बिल्कुल नहीं डाली थी। वह अपने सिर को थोड़ा नीचे झुकाए अपनी ही धुन में बैठी रही। वहीं दूसरी तरफ खुद रुद्रंश का ध्यान भी अभी तक सामने बैठी अद्विका के वजूद पर जरा सा भी बिल्कुल नहीं गया था। वह अपनी सीट पर बैठते ही अपने ठीक बगल में खड़े अपने कमांडर शौर्य के साथ
कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बहुत ही गंभीरता के साथ करने में पूरी तरह से मसरूफ हो गया था। वे दोनों अभी आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी अचानक रुद्रंश के बगल में बैठे उसके कमांडर वीर की नजरें घूमकर सीधे सामने बैठी अद्विका के उस अलौकिक चेहरे के ऊपर जाकर टिक गईं। हल्के नीले और सफेद लहंगे में सजी अद्विका को इतने करीब से देखते ही वीर का पूरा मुंह अचरज और गहरे सदमे के मारे खुला का खुला रह गया। वह अपनी पूरी लाइफ में आज तक इतनी ज्यादा हसीन लड़की कभी नहीं देखी थी। उसने बिना एक सेकंड का भी वक्त गवाए अपनी कोहनी को आगे बढ़ाया और रुद्रंश से इम्पोर्टेंट बातें कर रहे शौर्य की पसलियों पर बहुत ही जोर से एक कोहनी दे मारी। क्या बदतमीजी है वीर, तुम मुझे इस तरह क्यों मार रहे हो? शौर्य ने थोड़ा सा चिढ़कर और घूमकर वीर को बहुत ही सख्त नजरों से देखा। तभी वीर ने मुंह से कोई शब्द नहीं बोला। उसने बहुत ही शातिर तरीके से अपनी दोनों आंखों के इशारे से शौर्य को सीधे सामने बैठी उस सफेद लहंगे वाली लड़की की तरफ देखने का निर्देश दिया। शौर्य ने भी अपनी गर्दन घुमाई और उसकी नजर जैसे ही सीधे अद्विका के उस मासूम चेहरे पर पड़ी, वह खुद भी कुछ पलों के लिए अद्विका की उस कुदरती खूबसूरती और उसके हुस्न के सम्मोहन के भीतर पूरी तरह से खो गया। अद्विका के उस नाजुक वजूद के भीतर उसकी बेमिसाल सुंदरता के साथ साथ कुछ एक ऐसा अजीब और अलौकिक आकर्षण छुपा हुआ था, जो पूरे दरबार में बैठे हर एक पुरुष को अपनी तरफ चुंबकीय रूप से पूरी तरह अट्रैक्ट कर रहा था। उसके पास उस कमजोर शरीर के बावजूद भी एक असली क्वीन का ऑरा साफ साफ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वह इस हजारों की शाही भीड़ के बीच में होने के बाद भी सबसे ज्यादा अलग, सबसे जुदा और सबसे ज्यादा सम्मोहक नजर आ रही थी। वे दोनों दोस्त बस अपनी आंखें फाड़े अद्विका को ही निहारे जा रहे थे। रुद्रंश ने बहुत ही जल्द इस बात पर ध्यान दे दिया कि शौर्य पिछले काफी समय से उसकी कही जा रही जरूरी बातों पर जरा सा भी फोकस बिल्कुल नहीं कर रहा था, बल्कि वह कहीं और खोया हुआ था। यह देखते ही रुद्रंश के चेहरे के एक्सप्रेशंस पल भर में हल्के से कड़े और बिल्कुल कोल्ड हो गए। उसकी आंखों के भीतर का वह बर्फीला सन्नाटा और ज्यादा गहरा हो गया। उसने अपनी उन गहरी डार्क ऑब्सीडियन ब्लैक आंखों की नजरों को सीधे उन दोनों दोस्तों की नजरों की दिशा में फॉलो करना शुरू कर दिया कि आखिरकार वे दोनों आंखें फाड़े किस चीज को देख रहे थे। उसकी पैनी नजरें जैसे ही हवा को चीरती हुई सीधे सामने बैठी अद्विका के उस चेहरे के ऊपर जाकर टिकी। रुद्रंश की पूरी सांसें उसके सीने के भीतर एक सेकंड के लिए बिल्कुल थम गईं। उसकी वे गहरी डार्क ब्लैक आंखें सीधे अद्विका की उन अद्भुत रहस्यमयी हरी आंखों के ऊपर जाकर बिल्कुल टिक गईं। रुद्रंश राठौर ने अपनी पूरी 25 साल की इस लाइफ में आज तक किसी भी लड़की या स्त्री की आंखों के भीतर ऐसा अनोखा, जादुई और सम्मोहक हरा रंग अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उन हरी आंखों के भीतर एक ऐसा गहरा नशा और कशमकश छुपी हुई थी कि किसी भी बड़े से बड़े पत्थर दिल इंसान का मन करे कि वह अपनी सारी ताकत भूलकर बस उन्हीं नजरों के भीतर हमेशा हमेशा के लिए डूब जाए। उसकी उन हरी आंखों में कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब, अविश्वसनीय बात छुपी हुई थी, जो रुद्रंश के दिल को अंदर तक बेचैन कर रही थी। तभी बैठे शौर्य और वीर ने जब अपनी आंखों से यह नोटिस किया कि उनके इस हमेशा लड़कियों से दूर रहने वाले सख्त दिल महासेनापति रुद्रंश का पूरा ध्यान भी अब पूरी तरह से सामने बैठी उसी लड़की के चेहरे के ऊपर जाकर लॉक हो चुका था, तो शौर्य के होठों पर एक बहुत ही गहरी शरारती मुस्कान आ गई। उसने बिना कोई समय गवाए अपनी कोहनी को आगे बढ़ाया और रुद्रंश के कड़े बाजू पर बहुत ही धीरे से एक हल्की सी कोहनी मार दी, ताकि वह उसे होश की दुनिया में वापस ला सके। कोहनी लगते ही रुद्रंश की नजरें एक झटके के साथ अद्विका के उस सुंदर चेहरे से पूरी तरह हट गईं।
और उसका पूरा ध्यान वापस अपने बगल में बैठे शौर्य के चेहरे पर आ गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। शौर्य ने अपनी आंखों और अपने होठों पर एक बेहद शरारती मुस्कान पास करते हुए दबी आवाज में पूछा, क्यों महासेनापति जी? जरा मुझे भी तो बताओ। अपनी आंखें फाड़े इतनी गहराई से सामने आखिरकार क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारा वो सख्त दिल भी आज इस अप्सरा को देखकर पिघल गया? रुद्रंश ने शौर्य के इस बचकाने सवाल पर मुंह से कोई सीधा जवाब बिल्कुल नहीं दिया। उसने बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वह बहुत अच्छे से जानता था कि शौर्य इस समय सिर्फ और खुद फालतू की बातें करके उसकी खिंचाई करने का नाटक कर रहा है। इसलिए उसने अपनी नजरें वापस सामने की तरफ कर ली। वहीं दूसरी तरफ बैठी हुई अद्विका भले ही अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुकाए बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, लेकिन वह पूरे दरबार के भीतर अपने ऊपर आ रही हर एक इंसान की जलती हुई और नफरत भरी नजरों को अपने बदन पर बहुत ही गहराई से महसूस कर पा रही थी। यहाँ तक कि जब सामने बैठे उस खूंखार महासेनापति रुद्रंश की उन गहरी काली आंखों की नजर का पहला तीखा वार उसके चेहरे पर पड़ा, उसने पूरे हॉल के सामने अपने चेहरे पर जरा सा भी कोई हाव भाव या कोई बड़ा रिएक्शन बिल्कुल नहीं आने दिया। वह इस समय पूरे राजमहल के सामने अपनी एक बेहद कमजोर, लाचार और एक बिल्कुल सीधी साधी मासूम लड़की की छवि बनाकर ही सबके सामने जीना चाहती थी, ताकि दुश्मन उसे कमजोर समझकर अपनी चालें चलें। यही वजह थी कि उसने अपनी आंखों को थोड़ा सा झुकाए रखा और अपने पूरे चेहरे के हाव भाव को बिल्कुल एक सहमी हुई शर्मीली राजकुमारी की तरह ही नॉर्मल बनाए रखा। वह अंदर ही अंदर अपनी अगली चाल के मोहरे सेट कर रही थी। तभी अचानक पूरे आलीशान और बड़े हॉल के भीतर फैला हुआ वह गपशप और बातचीत का शोर एक सेकंड के भीतर पूरी तरह से शांत हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुख्य द्वार पर खड़े शाही उद्घोषक ने अपने हाथ का डंडा जमीन पर जोर से पटका और अपनी पूरी ऊंची कड़क आवाज में शाही घोषणा की, सावधान! आर्यावर्त के सर्वशक्तिमान सम्राट महाराज रुद्रप्रताप आर्यावर्त और हमारी परम आदरणीय मुख्य महारानी चांदनी जी दरबार के भीतर पधार रहे हैं। इस शाही घोषणा के कानों में पड़ते ही उस पूरे विशाल दावत कश के भीतर बैठी हुई पूरी रॉयल फैमिली, सभी राजकुमार, रानियां और बूढ़े मंत्री सीधे खड़े हो गए। जैसे ही महाराज रुद्रप्रताप और महारानी चांदनी ने अपने पूरे राजसी ठाट-बाट और अपने रेशमी कपड़ों को संभालते हुए हॉल के भीतर अपनी ग्रैंड एंट्री ली, दरबार में बैठे हर एक इंसान ने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपने सिर को पूरी तरह झुकाकर उनका स्वागत किया। महाराज रुद्रप्रताप और महारानी चांदनी बहुत ही रौबदार, धीमे और नपेतुले कदमों से चलते हुए सीधे हॉल के सबसे ऊपरी हिस्से में बने उन सोने के पानी चढ़े चमचमाते हुए विशाल सिंहासनों के पास पहुंचे और पूरे अधिकार के साथ अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। महाराज रुद्रप्रताप ने अपनी उन गहरी, कड़क आंखों से पूरे दरबार के लोगों को देखा और बहुत ही भारी आवाज में हाथ का इशारा करते हुए सभी मंत्रियों और राजकुमारों को वापस बैठने का हुक्म दे दिया। सब बहुत ही शांति से बैठ गए। इसके बाद महाराज रुद्रप्रताप ने अपने चेहरे की उस बर्फीली गंभीरता को बरकरार रखा। उन्होंने अपनी मेज के ऊपर सजाकर रखे गए लाल रंग की शाही शराब से भरे हुए सोने के एक चमचमाते हुए प्याले को अपने मजबूत दाहिने हाथ में उठाया। उन्होंने उस प्याले को बहुत ही शान के साथ हवा में ऊपर उठाया और पूरे दरबार के मंत्रियों, महासेनापति रुद्रंश और अपनी पूरी रॉयल फैमिली के सामने उस प्याले को पॉइंट करते हुए बहुत ही भारी, चुंबकीय आवाज में अपनी बात की शुरुआत करने के लिए अपनी जुबान खोली। द पॉइजन क्वीन रीबॉर्न एज अ प्रिंसेस। चैप्टर 12 शाही दावत में विवाह का फरमान।
महाराज रुद्र प्रताप ने अपने दाहिने हाथ में उठे सोने के चमचमाते प्याले को पूरी सभा के सामने ऊपर की तरफ करते हुए बेहद गंभीर और भारी आवाज में कहना शुरू किया। आज की यह भव्य राजकीय दावत हमारे महान महासेनापति रुद्रंश राठौर की ऐतिहासिक और महान विजय के सम्मान में रखी गई है। उन्होंने अपने अदम्य साहस, अपनी सूझबूझ और अपनी तलवार के बल पर हमारे सबसे खूंखार शत्रुओं को युद्ध के मैदान में घुटने टेकने पर पूरी तरह से मजबूर कर दिया। उन्होंने आर्यावर्त की सीमाओं पर एक बहुत ही अटूट शांति स्थापित की है। उनकी इसी अद्भुत वीरता के कारण आज हमारी पूरी प्रजा अपने घरों में पूरी तरह सुरक्षित है और हमारा महान साम्राज्य पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और वैभवशाली बना है। ऐसे वीर और जांबाज सेनापति के सम्मान में एक राजा होने के नाते मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाते हैं। आइए हम सभी मिलकर उनके इस गौरवमयी सम्मान में यह शाही जाम उठाएं। महाराज रुद्र प्रताप के मुंह से यह राजसी वाक्य निकलते ही दरबार के उस पुरुष वाले हिस्से में बैठे हर एक राजकुमार, अमीर मंत्री और सैन्य अधिकारी ने बहुत ही आदर के साथ अपनी अपनी मेज से शराब का प्याला ऊपर हवा में उठा लिया। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं वाले हिस्से में बैठी हुई सभी रानियों, राजकुमारियों ने भी अपनी टेबल से मीठे शरबत के चमचमाते गिलास बहुत ही शालीनता के साथ ऊपर उठा लिए। महाराज रुद्र प्रताप ने पूरे दरबार के सामने अपने उस सोने के प्याले से वाइन की पहली घूंट ली और उनके पीते ही पूरी सभा के लोगों ने एक साथ मिलकर उस जाम को पूरी तरह से पी लिया। पूरे हॉल का माहौल इस समय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। महासेनापति रुद्रंश बहुत ही शांत के साथ अपनी सीट से सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने सिर को महाराज के सम्मान में बहुत ही आदर के साथ थोड़ा सा नीचे झुकाया और अपनी बेहद भारी चुंबकीय आवाज में सीधे दरबार के सामने कहना शुरू किया, महाराज, आप इस समय मेरी कुछ जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। सच तो यह है कि मैं इस असीम सम्मान के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। हमारे इस महान आर्यावर्त साम्राज्य के भीतर आज जो चारों तरफ इतनी सुख शांति फैली हुई है, वह मेरी तलवार की वजह से नहीं, बल्कि आप जैसे बेहद बुद्धिमान, कड़े और दूरदर्शी शासक की कूटनीति की वजह से ही मुमकिन हो पाई है। मैं तो महज आपकी सेना का एक छोटा सा सेवक हूँ। इतना विनम्र वाक्य बोलने के बाद रुद्रंश ने अपनी मेज से शराब का एक चमचमाता हुआ जाम अपने मजबूत हाथों में उठाया। उसने उस प्याले को महाराज की तरफ पॉइंट किया और अपनी गहरी आंखों को थोड़ा सा छोटा करते हुए आगे कहा, यह जाम मैं आप जैसे महान और सर्वशक्तिमान सम्राट के सम्मान में पीता हूँ। इतना बोलकर उसने अपने चेहरे पर लगे उस ब्लैक मास्क के खुले हिस्से से उस शराब को बहुत ही शान के साथ एक सांस में पी लिया। सम्राट रुद्र प्रताप के चेहरे पर उसकी यह विनम्रता और यह आदर देखकर एक गहरी तसल्ली आ गई। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से रुद्रंश को वापस बैठने का हुक्म दे दिया। रुद्रंश वापस अपनी सीट पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की कतार में सबसे आगे बैठी हुई राजकुमारी अद्विका, जिसने अभी अभी बहुत ही आहिस्ता से अपनी वे हरी आंखें ऊपर उठाई थी, उसने रुद्रंश के इस चेहरे और उसकी इस मीठी आवाज को बहुत ही गौर से देखा था। सबके सामने वह बिल्कुल शांत और भोली बनी बैठी थी, लेकिन अपने चेहरे के उस मासूम मुखौटे के पीछे अद्विका के उन कोमल होठों पर एक बहुत ही छिपी हुई, खतरनाक और तीखी डेविल स्मर्क उभर आई। उसने अपनी उन सम्मोहित हरी आंखों के भीतर प्रतिशोध की चमक लाते हुए मन ही मन खुद से कहा, वाह, क्या गजब का शातिर और कातिल भेड़िया है यह इंसान। क्या अद्भुत एक्टिंग करना जानता है यह महासेनापति। अगर इस वक्त मेरे दिमाग के भीतर उस असली अद्विका के पिछले जीवन की वो यादें पहले से मौजूद नहीं होती, तो मैं खुद भी इस चालाक मर्द की इन मीठी मीठी बातों और इसके इस सीधे साधे बिहेवियर के झांसे में
बहुत आसानी से आ ही जाती। कितने मीठे और नपेतुले शब्द बोलता है यह इंसान, इसके इस मुखौटे के पीछे कितना बड़ा शैतान छुपा बैठा है। उसने अपनी उस मुस्कान को तुरंत छुपाया और वापस सिर झुकाकर बैठ गई। उन्होंने अपनी आवाज को और ज्यादा गंभीर और भारी बनाते हुए पूरी सभा का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आर्यावर्त के सभी राजकुमारों, मंत्रियों और वीर सेनापतियों, आज की यह राजकीय दावत हमारे इस महान महासेनापति रुद्रंश की इस अद्भुत जीत के जश्न में तो रखी ही गई है, लेकिन साथ ही आज की इस रात के भीतर मैं पूरे साम्राज्य के सामने एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घोषणा भी आधिकारिक रूप से करना चाहता हूँ। महाराज के मुंह से जैसे ही महत्वपूर्ण घोषणा शब्द बाहर निकला, पूरे विशाल दावत हॉल के भीतर पल भर में एक बहुत ही गहरा सन्नाटा पसर गया। वहां बैठे राजकुमारों, रानियों और बूढ़े मंत्रियों की नजरें बिना अपनी पलकें झपकाए सीधे महाराज के उस कड़क चेहरे के ऊपर जाकर टिक गईं। सब अपनी सांसें रोककर सुनने के लिए व्याकुल हो उठे। महाराज रुद्र प्रताप ने अपनी नजरें पुरुषों की कतार में बैठे रुद्रंश के ऊपर टिकाईं और आगे कहना शुरू किया। हमारे महान महासेनापति रुद्रंश राठौर, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र से ही अपनी अद्भुत सैन्य योग्यता और युद्ध नीति को पूरी तरह हासिल कर लिया है, जो रणभूमि के भीतर साक्षात काल की तरह बेहद माहिर और खूंखार योद्धा माने जाते हैं, जिनके पास अदम्य साहस और गजब की योग्यता है। उन्होंने हमारे इस ग्रेट आर्यावर्त की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी जवानी लगा दी है, लेकिन उनके पूरे 25 साल के हो जाने के बाद भी वे अविवाहित हैं। महाराज ने आगे कहा, एक राजा होने के नाते मुझे अपने इस सबसे ज्यादा योग्य और वफादार सेनापति के सुनहरे भविष्य की और उत्तराधिकारी वंश की भी अंदर से बहुत ज्यादा चिंता है। इसीलिए मैंने आज की रात इनके विवाह का यह बड़ा निर्णय स्वयं अपने हाथों से लेने का निश्चय किया है। महाराज ने थोड़ा सा अपना रुख बदला। उन्होंने महिलाओं की कतार में सबसे आगे बैठी हुई अद्विका की तरफ अपना हाथ पॉइंट किया और अपनी ऊंची आवाज में ऐलान किया, हमारी 5वीं राजकुमारी अद्विका आर्यावर्त, जिनकी उम्र इस समय 15 साल की हो चुकी है। अद्विका बचपन से ही बहुत ज्यादा शांत, सरल और बेहद मासूम स्वभाव की लड़की रही है। उसने पिछले पूरे 15 सालों के भीतर कभी किसी भी छोटे या बड़े इंसान से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, और उसने हमेशा इस राजपरिवार के कड़े नियमों और हमारी मर्यादा का पूरा सम्मान किया है। उसका पूरा चरित्र बिल्कुल निष्कलंक है और उसका स्वभाव अत्यंत शांत और शालीन है। वह इस साम्राज्य की सबसे सुयोग्य कन्या है। अद्विका बिल्कुल सिर झुकाए शर्मीली राजकुमारी का नाटक कर रही थी। महाराज ने तुरंत अपनी गर्दन घुमाई और पूरी बड़ी सभा की ओर मुड़ते हुए बहुत ही कड़क, अंतिम और शाही आवाज में अपनी घोषणा किया। इसीलिए एक पिता होने के नाते मेरा यह पहला और मुख्य कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी ऐसी भोली और नाजुक बेटी के लिए इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा योग्य और शक्तिशाली जीवन साथी खुद अपने हाथों से चुनूं। इसीलिए आज मैं इस पूरे दरबार और इस रॉयल फैमिली के सामने इस सबसे महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा आधिकारिक रूप से करने जा रहा हूं। हमारी इस 5वीं राजकुमारी अद्विका का विवाह आर्यावर्त के इसी महान और परम पराक्रमी महासेनापति रुद्रंश राठौर के साथ पूरी तरह से करने का शाही निर्णय लिया गया है। यह मेरा अंतिम हुक्म है। महाराज ने आगे कहा, यह बहुत बड़ा राजकीय विवाह आज से ठीक 1 महीने के बाद, जब हमारी यह राजकुमारी अद्विका पूरे 16 साल की हो जाएगी, तब इस विवाह के शुभ मुहूर्त को पूरी तरह से तय किया जाएगा। इस विवाह की तारीख और रस्मों की बारीक चर्चा करने के लिए
मैं बहुत जल्द महासेनापति के पूरे परिवार से खुद बैठकर चर्चा करूंगा और उसके बाद ही इसकी आखिरी तारीख पूरे राज्य के सामने घोषित की जाएगी। इतना बड़ा और होश उड़ा देने वाला शाही फरमान सुनाने के बाद महाराज रुद्रप्रताप ने अपनी गर्दन को धीरे से घुमाया और अपने सिंहासन के ठीक बगल में खड़े अपने मुख्य राजसचिव की तरफ अपनी आंखों से एक इशारा कर दिया। वह राजसचिव अपने महाराज के इस इशारे का असली मतलब बहुत पहले से बहुत अच्छे से जानता था। उसने तुरंत अपनी पॉकेट से एक बहुत ही बड़ा शाही दस्तावेज बाहर निकाला। वह दरबार के केंद्र में आया और अपनी पूरी ऊंची, कड़क आवाज में पूरे हॉल को हिलाते हुए यह घोषणा की, महाराज के कड़े आदेश के मुताबिक महासेनापति रुद्रंश राठौर और हमारी राजकुमारी अद्विका राजवंश दोनों के दोनों इसी वक्त खड़े होकर आगे आए और महाराज के इस असीम उपकार और इस बड़े फैसले के लिए उन्हें आदरपूर्वक धन्यवाद अदा करें। सचिव की यह घोषणा जैसे ही उस आलीशान दावत हॉल की दीवारों से टकराकर गूंजी। पिछले काफी समय से उस बंद कमरे के भीतर जो एक खौफनाक, दम घोटने वाला सन्नाटा छाया हुआ था, वह सन्नाटा आखिरकार एक बहुत बड़े धमाके के साथ पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। दरबार में बैठे जितने भी राजकुमार, रानियां, मानशी और बूढ़े मंत्री थे, वे सब के सब इस अविश्वसनीय और बहुत बड़े मैरिज प्रपोजल के झटके से बाहर आए और पूरी तरह से होश की दुनिया में वापस लौट आए। तो दोस्तों, चैप्टर 9 से चैप्टर 12 तक की कहानी में आखिरकार कई बड़े राज और ट्विस्ट सामने आ चुके हैं। अद्विका अब सिर्फ एक मासूम राजकुमारी नहीं रही, वह चुपचाप अपनी अगली चाल चल रही है। वहीं दूसरी तरफ महासेनापति रुद्रंश राठौर की पहली नजर अद्विका पर पड़ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब महाराज रुद्रप्रताप ने पूरी राजकीय दावत के बीच अद्विका और रुद्रंश के विवाह का फरमान सुना दिया। क्या रुद्रंश इस जबरदस्ती के रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या अद्विका इस विवाह को अपनी किसी नई चाल में बदल देगी? और मानशी के दिल में जल रही नफरत अब कौन सा खतरनाक रूप लेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनिए। अगर आपको द पॉइजन क्वीन रीबॉर्न एज अ प्रिंसेस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए राज और एक नई साजिश के साथ।